हम बात कर रहे थे बीए थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस की। इसमें हमने बताया था कि संघवाद क्या होता है, एकात्मक शासन और संघात्मक शासन के बारे में हम बात कर रहे थे। बताया था कि शासन दो स्तर पे होता है, एक सेंट्रल लेवल पर और एक स्टेट लेवल पर। केंद्र सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा शासन किया जाता है। मुख्य रूप से शासन दो तरह से होता है, एकात्मक और संघात्मक। यूनिटरी और फेडरल। एकात्मक शासन में क्या होता है, जो शासन के पास शक्तियां होती हैं, पावर्स होते हैं, केवल सेंट्रल के पास होता है, स्टेट के पास नहीं होता है। केवल केंद्र सरकार के पास शक्तियां होती हैं, राज्य सरकार के पास शक्तियां नहीं होती। संघात्मक शासन के पास, संघात्मक शासन में क्या होता है, जो शक्तियां होती हैं, जो पावर्स होते हैं, सेंट्रल के पास भी होता है और स्टेट के पास भी होता है। केंद्र सरकार के पास शक्तियां होती हैं और राज्य सरकार के पास शक्तियां होती हैं। कुछ ऐसे देश हैं एग्जांपल के तौर पर, जैसे चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, etc। इधर भारत, अमेरिका, भारत, मैक्सिको, ब्राजील, कनाडा, एक क्वेश्चन यह बनता है कि भारत की जो संघात्मक शासन व्यवस्था है उसको कहां से अपनाया गया, किस देश के मॉडल के अनुसार भारत में संघवाद को अपनाया गया। तो कनाडा से लिया गया है भारत में। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है कि भारत की जो संघात्मक शासन व्यवस्था है वो किस देश के मॉडल पर आधारित है। तो कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है, कनाडा से लिया गया। ठीक है, तो समझ में आया। अब ध्यान सुनिएगा, संघात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है, कभी कभी कुछ ऐसे कंडीशन आते हैं जहां पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, यानी कि केंद्र सरकार है, राज्य सरकार की सारी शक्तियां छीन लेती है। जैसे आपातकाल में क्या होगा, कोरोना आया था ना, तो कोरोना में अगर केंद्र सरकार ने लॉकडाउन पूरे देश में लगाया है तो राज्य सरकार ये बोल सकता है कि नहीं मेरे राज्य में लॉकडाउन नहीं रहेगा। यानी कि केंद्र सरकार ने पूरे देश में लॉकडाउन लगाया था, एक आपातकाल की घड़ी थी, तो राज्य सरकार उसमें कुछ नहीं कर सकता। यानी कि राज्य सरकार की शक्तियां वहां काम नहीं करेंगी, क्योंकि केंद्र सरकार ने क्या लगा दिया, शक्तियां छीन लिया है। दूसरा आता है CAG, कैग, इसको पढ़ते हैं कैग। CAG का काम है केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने कितना खर्च किया, कहां खर्च किया। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने कितना खर्च किया, कहां खर्च किया, तो CAG जांच करती है और रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप देती है। देखिए, CAG का फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर ऑडिटर। ये पूछता है कभी कभी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। हिंदी में बोले तो भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक लिख दे रहे हैं। हिंदी में बोले तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है,
तो सीयूजी को नियुक्त करना, पद से हटाना, ये सब काम सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, ना कि राज्य सरकार। ठीक है, तो इसमें भी जो रोल निभा रही है केंद्र सरकार निभा रही है, शक्तियां किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है। अगला देखते हैं एग्जांपल। एफसी फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग, इससे भी केंद्र सरकार का अंकुश लगा हुआ है, इससे भी केंद्र सरकार का अंकुश लगा। चौथा, राज्यपाल। राज्यपाल जो होता है, स्टेट गवर्नमेंट बिना राज्यपाल की अनुमति की कोई नियम कानून नहीं बना सकती है। और ये राज्यपाल किसके अधीन होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि राज्यपाल कह सकते हैं तो चमचागिरी करता है केंद्र सरकार की। ठीक है। पांचवा, तो यहाँ भी क्या सेंट्रल गवर्नमेंट की शक्तियां है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी शक्तियां हैं। पांचवा देखिए, जैसे न्यायपालिका। न्यायपालिका मतलब कानून व्यवस्था, तो जो केंद्र सरकार ने कानून बना दिया वही कानून है, राज्य सरकार चेंज नहीं कर सकता है। छठवां, सिविल सेवा। सिविल सेवा केंद्र सरकार ही भेजती है, जितने भी अधिकारी आते हैं सब केंद्र सरकार भेजती है राज्य सरकारों में। ठीक है। और उसके बाद सातवां देखिए, चुनाव आयोग। चुनाव जो केंद्र सरकार ही कराती है, चाहे स्टेट का हो चाहे केंद्र का हो। ठीक है। एक कंडीशन कैसा दिख रहा है जी, इसमें जो सारी जो शक्तियां केंद्र सरकार में निहित है, एक कंडीशन कुछ एकात्मक ऐसे दिख रहा है। एक कंडीशन इसमें बन रहा है, सब एकात्मक ऐसे दिख रहा है क्योंकि सारी शक्तियां इसमें केंद्र सरकार के पास निहित है, केंद्र सरकार में समाहित है, तो एकात्मक ऐसे दिख रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि जो भारत है 80% संघात्मक है और 20% एकात्मक है, यानी कि हम बोल सकते हैं अर्ध संघात्मक भी है। अर्ध संघात्मक, इसी को बोलते हैं अर्ध संघात्मक, अर्ध संघात्मकता। ठीक है, समझ में आया? अर्ध संघात्मक शासन क्या होता है? कुछ ऐसा ही कंडीशन होता है किसी भी देश में, तो वहां जो बोलते हैं कि अर्ध संघात्मक, उस देश में अर्ध संघात्मक शासन व्यवस्था भी है। ठीक है, समझ में आया? मिटाएं। अब एक चीज बताने जा रहे हैं, उसको थोड़ा एक बात जरा ध्यान से सुनिएगा भाई। पृथ्वी पर टोटल 240 देश हैं। ठीक है, 240 देश हैं। इन 240 देशों में से 195 देश ऐसे हैं यूएनओ ने जिनको क्या माना है? देश घोषित किया है, मान्यता प्रदान की है कि यूएनओ को बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संगठन, संयुक्त राष्ट्र संगठन या संघ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। तो यूएनओ ने केवल 195 देशों की क्या दी है? मान्यता दी है कि ये देश हैं। इन पर 195 में से 25 देश ऐसे हैं जहां पर संघीय शासन व्यवस्था है, यानी कि संघात्मक व्यवस्था है, संघात्मक शासन व्यवस्था है। और जो बचे देश 170 है, वहां पर एकात्मक शासन व्यवस्था है, एकात्मक शासन व्यवस्था है। इन 25 देशों में देश की 40% जनसंख्या निवास करती है और इन 170 देशों में देश की 160% जनसंख्या निवास करती है। तो आप देख रहे होंगे कि ये देश क्या होगा? बड़े बड़े देश होंगे ना जी, ये देश बड़ा होगा तभी ना जनसंख्या अधिक होगी। तो हम जो 25 देश हैं काफी बड़े बड़े देश होते हैं, यानी कि संघात्मक शासन व्यवस्था ज्यादातर उन देशों में होती है जो देश बड़े होते हैं। कुल टोटल 25 देश हैं जहां पर संघात्मक शासन व्यवस्था है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, मिटाएं।
कल हमें जो पढ़ना है उसका नाम है, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे एनडीए एंड यूपीए। अगर एनडीए और यूपीए का फुल फॉर्म पता हो तो कमेंट में बताइएगा, नहीं तो फिर अगले वीडियो का वेट करिए। आज के लिए इतना। जय हिंद।